चलिए चर्चा करने जा रहे हैं हम लोग आज विजय रथ का कड़ी में जीव विज्ञान का वह शुरुआत हो गया है। आज जीव विज्ञान का पहला लेक्चर पहला क्लास है, ठीक है। शुरुआत करते हैं। पहला पॉइंट लिखा हुआ है जीव विज्ञान बायोलॉजी। अब कहता है इसमें पढ़ेंगे क्या। वह शाखा है जिसके अंतर्गत जीवधारी क्या अध्ययन करेंगे। किसमें? जीव विज्ञान का। अगला पॉइंट देखना है, जीव विज्ञान शब्द का पहली बार प्रयोग लेमार्क किया था, लेकिन जीव विज्ञान किस चिड़िया का नाम है कुछ नहीं बताया था। जीव विज्ञान शब्द का पहला बार प्रयोग लेमार्क और ट्रेवेरेनस किया, लेकिन जीव विज्ञान क्या है नहीं है कुछ नहीं बताया था। ध्यान रखिएगा, जीव विज्ञान शब्द का पहली बार प्रयोग कौन किया है? लेमार्क और ट्रेवेरेनस, लेकिन जीव विज्ञान क्या है वो कुछ नहीं बता पाया था। क्लियर है? चलिए, जीव विज्ञान का अगर जनक की बात करें तो अरस्तु को कहते हैं। जीव विज्ञान के जनक कौन है? क्योंकि जीव विज्ञान के बारे में विस्तृत जानकारी दिया कि क्या है नहीं। आइए, जीव विज्ञान के प्रमुख शाखाएं। एपीकल्चर मधुमक्खी पालन से संबंधित होता है। मधुमक्खी पालन में क्या है तो एक रानी मक्खी होता है, 2 से 8 नर मक्खी होते हैं, वर्कर हजारों होते हैं। उसी से मधुमक्खी पालन शुरुआत होता है। मधुमक्खी शहद में फ्रक्टोज होता है, मीठा होने के कारण फ्रक्टोज फल वाली शर्करा है, ठीक है। मधुमक्खी आपस में एक ग्रुप के दूसरे ग्रुप के सदस्य को पहचानते हैं नृत्य से, डांस से पहचानते हैं कि हमारा ही पार्टनर है, वो हमारा ग्रुप का मेंबर है। नृत्य से पहचानते हैं। मधुमक्खी जब भोजन तलाश करने निकलते हैं तो यादृच्छिक गति, कभी यहाँ कभी वहाँ बैठता है, ये फूल पर वो फूल पर, यादृच्छिक गति करता है। और जब भोजन प्राप्त हो जाता है तो टारगेट रहता है अपना घोंसला में आने के लिए, तो वृत्तीय गति करता है भोजन प्राप्त करने के बाद। अब मधुमक्खी के इस विशेष प्रकार के गति का खोज सर वन फ्रीस किए हैं, इसलिए सर वन फ्रीस को नोबेल पुरस्कार भी मिला, ठीक है। ज्यादातर सबसे अधिक मधुमक्खी पालन किस महीना में होता है? अक्टूबर नवंबर में सबसे अधिक, है ना। होता क्या है, जैसे एक आर्टिफिशियल छाता होता है, जैसे आइसक्रीम बेचने वाला जिस तरह से पेटी होता है उसी तरह से पेटी में एक आर्टिफिशियल छाता रहता है। एक वो रानी मक्खी और 2 से 8 तक रहता है नर मक्खी। वर्कर हजारों हजार मिला के पूरा छत्र का निर्माण कर लेता, बैठ जाता है। सुबह सुबह उसका जो मालिक होता है फॉर्म का ढक्कन हटाता है, सब उड़ जाता है, इधर उधर चारों तरफ जाएगा, उड़ करके फल फूल से जूस चूसेगा। फिर शाम में ऑटोमेटिक अपने आ जाता है घोंसला में, ऊपर से ढक्कन बंद कर देता है। रात में फिर ढक्कन खोलता है, उड़ जाता है, उधर से फल फूल जूस। कहीं क्या सर जी खाली पालन करने के लिए किया था कि फायदा के लिए कोई लगाएगा फॉर्म? फायदा के लिए लगाता है ना। तो रात में सब आके बैठा था तो जितना खाया था खबे किया था, बाकी शहद छोड़ दिया। सवेरे उड़ गया तो छोड़ दिया, तो शहद का क्या किया, इसको ड्राम में धर के निचोड़ दिया, सब शहद ओकरा में गिर गया, दे दिया कंपनी को। ओकरा पर डाबर का स्टिकर साट साट के छोटे छोटे करके डाबर का शहद बेचा गया, पतंजलियों के शहद बेचा गया। समझ में आ गया बात? वैसे ही होता है मधुमक्खी पालन। क्लियर है पॉइंट? अब देखिए, देखे होइएगा कहीं छाता लगा हुआ इस पेड़ में, देखे हैं? अब देखो ये छतवे के बगल में एक और छाता लगल रहता है इसे छोटका, देखे हैं कि ना देखे हैं? एकरा में रानी मक्खी इतना ज्यादा प्रजनन, हजारों हजार एक दिन में अंडा देती है। अब अंडा देती तो उतना जाहिर सी बात है मधुमक्खी हो जाएगा। ये सब अंडवा पर अंडा दे के रानी मक्खी घूम जाती है, और जैसे जैसे घूमती है रानी मक्खी को ग्लूटोमेरिक एसिड छोड़ती है। ग्लूटोमेरिक एसिड अंडा पर टच कर जाता है, तो जौन अंडा पर टच कर गया, अगर वो मादा अंडा था तो न बांझ बन जाती है, और अगर वो नर अंडा था तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसका मतलब कि एगो घोंसला में एक एगो रानी मक्खी रहेगी, सब बांझ बनते जाती है, और नर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अगर मान के चलिए गलती से एगो अंडा छूट गया, नहीं ग्लूटोमेरिक टच किया, अब है मादा, तो फिर क्या हो जाएगा, वो रानी बन जाएगी, इसका सौतन बन जाएगी। जो पहले से रानी मक्खी थी इसका सौतन बन जाएगी। ई उड़ के क्या आ जाएगी, कहेगी हम तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे। ई रानी आ जाएगी बगल में दूसरा जगह रानी, ये गो रानी आएगी तो देखा देखी कई गो नर पीछे पीछे आ जाएगा। हाँ, नर उड़ते फुदकते कुत्ते आ जाएगा, देख के
पीछे पीछे आके बड़का इहो घोंसला बना देगा, तो घोंसले के बगल में गाँव घोंसला कालू छुतुर तो होबे करता, घुस के आ जाएगा। आ गया यहाँ तो सब आके रानी मक्खी यहाँ भी है, यहाँ भी वर्कर हो गया, यहाँ भी नर हो गया, और एकरा में जो टच कर गई मदा पर तो नपुंसक हो गई, बांझ हो गई। तो क्या करेगी भाई, जैसे ई खोता में रहना है तो रहो, तो खाली ऐसी खाना मिलेगा नहीं, बांझ है तो बच्चा खिलाना काम रहता है। जाओ भोजन फल फूल पर से चूस करके आओ, यहाँ के घोंसला में छोड़ो, बचा उचा हुआ सब तो सबको खिला पिलाएगी ना, सेवा सत्कार करके जीवन यापन करती है। और जो रानी बन जाती है कहेंगे हम नहीं रहेंगे, हम नौकर बन कर रहेंगे, हम खुद रानी है। रानी आ गई, पीछे से आ गया कई गुनर, एगो अगला घोंसला राज करने लगी, है समझ में। तो ग्लूटोमेरिक टच कर गया तो नपुंसक बांझ महिला हो जाती है, और नहीं टच किया तो सौतन बन जाती है। मन एकर सौतन का उहे नर ने उन्हें उड़ के आया पुदक के, तो सौतन हो जाती है समझ में। आइए एपी कल्चर समझ में आ गया। सेरीकल्चर रेशम कीट पालन होता है। इसमें क्या होता है, रेशम कीट पालन में रेशम कीट पालन का 4 गो अवस्था होता है। लार्वा अवस्था, पहले देखिए, पहला होता है अंडा अवस्था, इसे प्रजनन होता है। दूसरा होता है लार्वा अवस्था, तीसरा होता है प्यूपा अवस्था, और चौथा होता है कोकून अवस्था। अंडा से रेशम कीट का प्रजनन हुआ, लार्वा से रेशम बनता है। लार्वा जब सूख जाता है, मैच्योर हो जाता है, तो रेशम का धागा बन जाता है। प्यूपा अवस्था से रेशम की प्राप्ति हो जाता है। कोकून अवस्था अंतिम स्टेज होता है। जैसे रेशम का मान के चलिए शहतूत का पौधा है, एकरा पर रेशम का कीड़ा बैठा है, रेशम का कीड़ा बैठा हुआ, इधर जिधर जिधर जाएगा एगो लार छोड़ते जाएगा, और लार आपस में लभरा जाएगा, ऐठा जाएगा इसे। अब अंदर में क्या है, रेशम का कीड़ा, रेशम का कीड़ा अंदर है। जब ये सूख जाएगा, जब मेच्योर हो जाएगा लार्वा, तो इसका क्या करेगा, यहीं से पतैया काटेगा इसका मालिक, गर्म पानी में डालेगा, वो कीड़ा मर जाएगा, और उसका रस्सी सजुरा लेगा फिर, और कीड़ा को निकाल देगा इधर उधर करके। अगर मान के चलिए नहीं ऐसा किया तो लपटा ले गोले गोले से, अंदर कीड़ा है, काट के निकल जाएगा, काट के निकल जाएगा तो फिर यूज लग रह जाएगा रस्सी। अगर आंटी ऐसे लवेरल है, काट देंगे, ब्लेड मार देंगे तो यूज लग रहेगा, तो भी कामयाब हो जाता है समझ में। रेशम की प्राप्ति किस अवस्था से होता है, प्यूपा अवस्था। रेशम बनता किससे, लार्वा से बनता। क्लियर, समझ में आ गया। पिसिकल्चर है ये मत्स्य पालन, मछली पालन सब कोई समझते हो। ये मत्स्य पालन क्या कहलाता है, पिसिकल्चर कहलाता है। माइकोलॉजी कवक का अध्ययन है। मत्स्य पालन में ऊपर मुर्गी फार्म लगा दीजिए और नीचे तालाब में मछली के बच्चा डाल दीजिए, आसान हो जाएगा, चारा भी हो जाएगा और बड़ा बड़ा हो भी जाएगा मछली। माइकोलॉजी में कवक का अध्ययन होता है। छोटा जीव है कवक, कवक का कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है ना। कवक में भोजन का संचयन ग्लाइकोजन के रूप में होता है। कवक सूक्ष्म जीव मृतोपजीवी है, आप मार्जक या घटक वर्ग भी कहते हैं। तो माइकोलॉजी कवक का अध्ययन है। फाइकोलॉजी में सवाल का अध्ययन है। सवाल एक प्रकार का कहिए पौधा है, उसी का अध्ययन किसमें होता है, फाइकोलॉजी में। एंथोलॉजी पुष्प का अध्ययन होता है। एंथोलॉजी में किसका अध्ययन होता है, पुष्प का। पोमोलॉजी फल का अध्ययन होता है। ऑर्निथोलॉजी पक्षियों का अध्ययन होता है। पोमोलॉजी में फल है, ऑर्निथोलॉजी में पक्षी है, पक्षी के बारे में। इक्थियोलॉजी मछली का अध्ययन किया जाता है। लॉजी माने अध्ययन होता है। एंटोमोलॉजी कीट पतंग का अध्ययन होता है। और डेंड्रोलॉजी वृक्ष और झाड़ी का अध्ययन होता है। क्लियर है पॉइंट। ऑफियोलॉजी देखिए किसका अध्ययन है, सर्पों का अध्ययन होता है। ऑफियोलॉजी सांप का सर्पों का अध्ययन होता है। सौरोलॉजी छिपकली का अध्ययन। अगर ऑफियोलॉजी नहीं है तो सर्पेटोलॉजी भी रह सकता है। सर्पेटोलॉजी भी सांप का अध्ययन होता है। अगर वो नहीं तो हर्पेटोलॉजी भी रह सकता है। हर्पेटोलॉजी में सरीसृप उभयचर का अध्ययन होता है। तो सांप भी एक प्रकार का क्या है, सरीसृप है। अगर पार्टिकुलर सेपरेट की बात करें तो सर्पेटोलॉजी या ऑफियोलॉजी होता है। क्लियर, कारण कि हर्पेटोलॉजी में सब ना सरीसृप उभयचर आ गया। तो सौरोलॉजी छिपकली का अध्ययन होता है। छिपकली ऐसा जानवर है ना, ऐसा जीव है जो
लिंग निर्धारण नहीं होता। वातावरण में आने के बाद में लिंग निर्धारण होता, नर है कि मादा। अतिसिक्त रक्तीय प्राणी होता। सिल्वीकल्चर, काष्ठीय पेड़ पौधा, जो फर्नीचर वाला पेड़ पौधा का संवर्धन होता। हॉर्टिकल्चर, उद्यान या बागवानी का लगाया जाता है। फ्लोरिकल्चर, फूलों की खेती लगाई जाती की जाती है। एंथोलॉजी, फूल का अध्ययन होता है। एग्रोस्टोलॉजी, घास का अध्ययन होता है। हाइड्रोपोनिक्स, पानी में माने बिना मिट्टी के जलीय पौधा कहिए, यही ना। आगे आ जाइए। अगला पॉइंट करा, जीव विज्ञान का एक क्रमबद्ध ज्ञान के रूप में विकसित प्रसिद्ध दार्शनिक कौन? अरस्तु की है। क्लियर है पॉइंट। जीव विज्ञान के बारे में विस्तृत जानकारी कौन दिया है? अरस्तु। इसलिए अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है, फादर ऑफ बायोलॉजी कहते हैं। जीव विज्ञान के जनक कौन है? और जंतु विज्ञान के भी जनक अरस्तु है। तो याद रखना, जीव जंतु अरस्तु, जीव जंतु, इन्हें जंतु विज्ञान का भी जनक कहा जाता है। जंतु माने क्या समझ रहे हैं ना? वनस्पति नहीं, जंतु। आगे आ जाइए। अब बात करें थोड़ा सा, हम लोग जीव विज्ञान के समझना है कि 3 भाग में बांट सकते हैं आप। जीव विज्ञान को कितने भाग में बांटेंगे? तो 3 भाग में। एक होता है जंतु विज्ञान और दूसरा होता है वनस्पति विज्ञान और तीसरा होता है सूक्ष्म जीव विज्ञान, माइक्रोबायोलॉजी। 3 भाग में बांट सकते हैं। जंतु में जनक कौन हो गया? अरस्तु। वनस्पति का जनक थियोफ्रेस्टस है। सूक्ष्म जीव विज्ञान के जनक है रॉबर्ट कोच और लीवेनहॉक। ध्यान देने की बात है, जंतु विज्ञान में मृत और जीवित दोनों का अध्ययन किया जाता है ना। जंतु विज्ञान के बारे में विस्तृत जानकारी दी है अरस्तु, इसीलिए जंतु विज्ञान के जनक है अरस्तु। जंतु विज्ञान का जो अध्ययन होता है ये कार्यकी पर होता है। कार्यकी माने क्या है? फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी कार्यकी क्या है सर? जैसे उत्सर्जन कैसे करता है, पाचन कैसे करता है, श्वसन करता है, इस सब के आधार पर जीव का अध्ययन किया जाता है जंतु विज्ञान में। वनस्पति का अध्ययन का आधार क्या है? मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी क्या है? तो एक तरह से बनावट कहिए, संरचना के हिसाब से अध्ययन, कि जड़ है, तना है, पतई है, बीज है, फल फूल अंडा है, यानी अलग अलग विभाग होता है। तो स्ट्रक्चर के हिसाब से अध्ययन करते वनस्पति में और कार्य के हिसाब से अध्ययन करते जंतु में। वनस्पति विज्ञान के जनक थियोफ्रेस्टस 500 वनस्पति के बारे में पढ़ा, तब जाकर के उसको जनक कहा गया। और जंतु विज्ञान के जनक अरस्तु 500 जंतु के बारे में अध्ययन किया, तब जाके जंतु का अध्ययन कहलाया। हिस्टोरिया ऑफ एनामेलियम एक किताब लिखा अरस्तु, उसी में जंतु विज्ञान के बारे में बताया। और हिस्टोरिया ऑफ प्लांटेरियम लिखा थियोफ्रेस्टस, उसी में वनस्पति विज्ञान के बारे में बताया थियोफ्रेस्टस। आगे आ जाइए। बॉक्स में देखिए क्या कह रहा है। कहता है आनुवांशिक सिद्धांत कौन दिया? मेंडल। आगे हम लोग आनुवांशिक सिद्धांत पढ़ेंगे, ऑलरेडी हम लोग का एक टॉपिक होगा आनुवांशिकता। आगे आ जाइए। उत्परिवर्तनवाद का सिद्धांत कौन दिया? हीगो डिब्रिज दिया, आगे हम लोग पढ़ेंगे। कोस्का का सिद्धांत कौन दिया? स्लाइडेन और स्वान। एहो कोस्का सिद्धांत भी पढ़ेंगे। उपार्जित लक्षण का वंशानुगति का नियम कौन दिया है? लमार्क दिया। प्राकृतिक वरण, थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन कौन दिया है? डार्विन दिया है। दिनामपत्ति का जनक कौन दिया है? कैरोलस लिनियस है। आगे हम लोग इन सब के बारे में विस्तृत जानकारी पढ़ेंगे। डीएनए का द्विकुंडली मॉडल दिया कौन? वाटसन ने क्रिक। ये डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल भी हम लोग पढ़ेंगे। डीएनए इस शेप में रहता है, माने सिंगल नहीं रहता, डबल हेलिक्स मॉडल कौन दिया? वाटसन ने क्रिक। ध्यान रखिए, खोज नहीं किया वाटसन ने क्रिक, खोज किया हफ मिस्चर। आगे जीवधारियों का वर्गीकरण। जीवधारी का वर्गीकरण में आ जाइए। अरस्तु द्वारा समस्त जीवों को 2 समूह में विभाजित किया जाता है, जंतु समूह और वनस्पति समूह। लिनियस ने एक किताब लिखा था सिस्टेमा नेचर। संपूर्ण जीवधारी को 2 जगत में बांटा था, पादप जगत और जंतु जगत, यही ना। कौन? अरस्तु। लेकिन सॉरी लिनियस।
शुरुआत में अरस्तु कहा, लेकिन उसका वैल्यू महत्व तो नहीं दिया गया था। जंतु समूह वनस्पति समूह कौन बांट लेता पहले बार? अरस्तु। लिनियस बाद में किताब लिखा सिस्टेमा नेचर, जेकरा में पादप जगत और जंतु जगत बांटा है दो भाग में, लेकिन लिनियस जो बांटा ना, इसको वैल्यू दे दिया गया। इसीलिए वर्गीकी का जो पिता है वो कौन है? लिनियस है। लिनियस वर्गीकी को जो प्रणाली शुरू किया, उसी आधुनिक वर्गीकी प्रणाली का नींव पड़ा, उसी से माना गया। इसलिए आधुनिक वर्गीकरण का पिता, फादर ऑफ टेक्सोनॉमी, किसको कहते हैं? लिनियस को कहते हैं। आगे जो जीवधारियों का 5 जगत में वर्गीकरण। अब एगो आदमी आया कहा कि ना दुइये का है, 5 गो वैरायटी है जीवधारी के। देखिए कौन बांटा है? जीवधारी को 5 जगत में बांटा। टीचर का क्वेश्चन में पूछा हुआ ही क्वेश्चन, विटकर। याद रखना है, जीवधारियों को 5 जगत में वर्गीकरण विटकर किया। कौन किया है? विटकर किया है। वो 5 जगत कौन है? पहला मोनेरा जगत, दूसरा प्रोटिस्टा जगत, तब पादप, तब कवक, तब जंतु। एक हो करके हम लोग पढ़ेंगे कि मोनेरा जगत क्या है। पहले देखिए, 5 जगत में बांटने का काम किया था विटकर, और 5 में पहला जगत कौन है? मोनेरा जगत। इस जगत में सभी प्रोकैरियोटिक जीव को शामिल किया जाता है, जैसे जीवाणु, साइनोबैक्टीरिया, आर्कीबैक्टीरिया सम्मिलित किए जाते हैं। अब ये क्या कह दिए सर प्रोकैरियोटिक? देखिए, एक होता है डेवलप कोशिका, एक होता है अनडेवलप कोशिका, विकसित व अविकसित कोशिका। वैसा कोशिका जिसमें केंद्रक भी स्पष्ट हो, कोशिका के सब कोशिकांग मौजूद हो, उसको विकसित कोशिका कहते हैं। और विकसित कोशिका जो होता है वही यूकैरियोटिक कोशिका कहलाता है। और ऐसा कोशिका जिसका विकास बहुत कम हुआ, उसमें न तो केंद्रक स्पष्ट है, न कोशिकांग के और भी बहुत सारे कोशिकांग नहीं पाया जाता, तो उसको अविकसित कोशिका यानी कि प्रोकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। अब जो जीव में अविकसित कोशिका पाया जाता है यानी प्रोकैरियोटिक पाया जाता है, उस जीव को प्रोकैरियोटिक जीव कहा जाता है। और जो जीव में विकसित कोशिका यानी यूकैरियोटिक कोशिका पाया जाता है, उस जीव को यूकैरियोटिक जीव कहते हैं। क्लियर हुआ? तो मोनेरा जगत में विकसित है कि अविकसित है? तो प्रोकैरियोटिक कोशिका होगा कि यूकैरियोटिक? जैसे जीवाणु हो गया, ये विकसित है? उतना नहीं है। और की बैक्टीरिया सब विकसित उतना नहीं है, इसीलिए किसमें रखा जाता है? मोनेरा जगत में। जैसे मच्छर है आपका, ये सूक्ष्म जीव में आएगा, मोनेरा जगत में रख सकते हैं आप इसको, विकसित नहीं है। मच्छर, मच्छर है ना, नहीं कहते कि एक ठोप के नन्हे बीर गाना गा के मारे तीर। आप मान के चलिए कान पर भुनभुना रहा है, गाना गा रहा, टपाक से मार देगा। मच्छर होता है ना बुझनिया में, पहले ना सुने कभी काजी? मच्छर कहा था भगवान से कि हमको ऐसा वरदान दीजिए कि हम जिसको काट दें वो मर जाए, एक बार में काटे वो मर जाए। कह के हाँ, ऐसा वरदान देंगे तो दिन भर में तो कितना के मारेगा जी? ऐसा कर लो, अगर एक थप मारेंगे, अगर बर्दाश्त कर लिया तो वरदान दे देंगे। मारा मच्छर का तो मच्छर क्या हो गया? खून फेंक दिया। तो वरदान नहीं दिए, कहे कि बताइए कमजोर की आप ही मार दिए, वरदान ना दिए। कहा कि ठीक है, इतना जरूर वरदान दे रहे हैं तुमको कि काटोगे तो प्रभावित करेगा, लेकिन काटे से पहले उसको बता के काटेगा। ऐसे मच्छर हुनहुना के काटता है। आइए देखिए आगे, दूसरा जगत है प्रोटिस्टा जगत। इस जगत में एक कोशिकीय जीव आता है। अब एक ही कोशिका है लेकिन डेवलप है। कौन? प्रोटिस्टा जगत, जो प्रायः जलीय जीव होता है और यूकैरियोटिक होता है। देखे ना, एक कोशिकीय डेवलप है कोशिका, यानी एक कोशिकीय यूकैरियोटिक जीव प्रोटिस्टा जगत में आता है। क्लियर है? पादप और जंतु के बीच युगलीना इसी जगत का है। माने पौधा का भी युगलीना में लक्षण है और जंतुओं का लक्षण है। तो पादप और जंतु का योजक कड़ी है युगलीना। किस जगत का जीव है? प्रोटिस्टा जगत का। ये 2 प्रकार का जीवन पत्ति प्रदर्शित करता है। सूर्य के प्रकाश में अपना भोजन स्वयं बना लेगा, पौधा वाला लक्षण भी है स्वपोषी। प्रकाश नहीं रहेगा तो इतर पोषी परपोषी है। इसका मतलब कि पादप और जंतु का योजक कड़ी। जैसे प्रोटोजोआ आता है इसमें। आगे आ जाइए पादप।
पादप। इस जगत में प्राय सभी रंगीन, रंगीन माने रंग बिरंग वाला, बहुकोशिकीय प्रकाश संश्लेषी उत्पादक जीव शामिल होता है। इसका मतलब पौधा में बहुकोशिकीय है, एकरा में वैसा जीव जिसमें दो या दो से अधिक कोशिका हो बहुकोशिकीय कहलाता है, जिसमें एक एक कोशिका हो एक कोशिकीय जीव कहलाता है। तो पादप बहुकोशिकीय होगा और प्रकाश संश्लेषी माने अपना भोजन स्वयं बनाने वाला उत्पादक वर्ग होगा। आप पढ़े उत्पादक, उपभोक्ता, घटक। उत्पादक जो अपना भोजन स्वयं बनाता हो, तो अपना भोजन स्वयं बनाने वाला उत्पादक प्रकाश संश्लेषी जीव आएगा, जिसको पादप कहेंगे। पौधा किसको कहेंगे, बुझा गया? जो प्रकाश संश्लेषी हो, अपना भोजन स्वयं बनाता हो, उत्पादक हो, उसी को ना पौधा कहेंगे। अब बहुकोशिकीय भी हो। आगे देखिए, शैवाल पौधा है, मॉस पौधा है, फूल वाला पौधा है, बिना फूल वाला पौधा है, बीज वाला पौधा है, बिना बीज वाला। कोई कहे कि आपको टोटल पौधा को दो भाग में बांटना है तो क्या कहिएगा? एगो पानी में के पौधा, एगो बिना पानी में के पौधा, एगो फूल वाला पौधा, एगो बिना फूल वाला पौधा, ऐसे ना दो भाग में बांटेंगे? एगो बीज वाला पौधा, एगो बिना बीज वाला पौधा, ऐसे ना बांटिएगा जी। आ जाइए कवक। पौधा के बारे में भी विस्तृत हम लोग पढ़ेंगे। टेलर है, मूवी बाकी है अभी, 6 मिनट में ट्रेलर दिखा देगा तो पूरा फिल्म ज्यादा ना बड़का ना होता है। इस जगत में यूकैरियोटिक आते हैं, क्या में? कवक में। देख रहे डेवलप है एकरा में। और परपोषी जीवधारी है। परपोषी माने का असर, जो दूसरा जीव पर आश्रित हो, तो परपोषी जीवधारी है। आगे आ जाइए। जिनमें अवशोषण द्वारा पोषण होता है, एक परजीवी होता है, परजीवी अथवा मृतोपजीवी होता है। इसका मतलब क्या है सर? परजीवी एक जीव है जो दूसरा जीव पर आश्रित रहेगा, और जिस पर आश्रित रहेगा उसी को रोग के कारक बनेगा, वो परजीवी कहलाता है। जैसे एक खाद गंदा है, बीमारी कवक से होता है। टिनिया कैपेटिस, टिनिया पेडिस कवक है, मानव में रहेगा और मानव को प्रभावित भी करेगा। तो वैसा जीव जो दूसरा जीव पर आश्रित हो, वो परजीवी कहलाता है। तो कवक परजीवी भी है, जो मानव में रोग करता है, जो थाली में खाता होकर में छेद करता है, परजीवी है। मृतोपजीवी भी होता है, मरा हुआ सड़ा गला चीज भी खाता है। गाय भैंस मर गया, जमीन पर फेंक दिए ले जाके, कवक लग गया। टमाटर कुचा गया, कवक लग गया। तो मरा गड़ा सड़ा चीज भी, सड़ा हुआ चीज भी खाता है। तो मृतोपजीवी भी है और परजीवी भी है। कोशिका भित्ति कवक के काइटिन का बना होता है, एक प्रकार की कार्बोहाइड्रेट है जो जटिल शर्करा की बनी होती है। आगे आ जाइए। पांचवा जगत कौन है इसका? जंतु। कौन बाटा ही पांच में? विटकर। इस जगत में सभी बहुकोशिकीय जंतु भोजी यूकैरियोटिक जीव आते हैं। देख रहे हैं ना, यूकैरियोटिक है और जंतु खाता है। उपभोक्ता जीव सम्मिलित किए जाते हैं। उपभोक्ता जो दूसरा पर डिपेंड है, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता, सब किस में आएगा? जंतु में। इनको मेटाजोआ भी कहते हैं। हाइड्रा है, कृमि है, मछली है, सरीसृप है, उभयचर है, पक्षी है, स्तनधारी है। सब कौन जगत में आता है? जंतु जगत में आता है। वर्गीकरण का आधारभूत इकाई क्या है? जाति, स्पेसीज है। आगे आ जाइए। जीवों के नामकरण की दिनामपत्ति। 5 जगत आप जान गए विटकर वाला। दिनामपत्ति क्या है सर? लिनियस नामक वैज्ञानिक, जो वर्गीकी का पिता या जन्मदाता कहा जाता है, जीवों के नाम का दुनाम पत्ति को प्रचलित किया। इस पत्ति के अनुसार प्रत्येक जीवधारी का नाम लैटिन भाषा के दूगो शब्द से मिलकर बनता है। सब जीवधारी का दूगो शब्द से मिलकर बनता है। पहला शब्द वंश का नाम बताता है और दूसरा शब्द जाति का नाम बताता है। वंश तथा जाति के नाम के बाद उस वर्ग की बात जो वैज्ञानिक नाम पुकारा है, उसी का नाम आता है। जिसने सबसे पहले उस जाति को खोजा या जिसने इस जाति को सबसे पहले वर्तमान नाम प्रदान किया। जैसे मानव का वैज्ञानिक नाम होमो सेपियंस लिन है। होमो क्या हो गया? पहला शब्द क्या था? वंश का। होमो एक वंश हो गया, सेपियंस उसका जाति है, और लीनियस पहली बार कहा इसीलिए लिन, होमो सेपियंस लिन।
नहीं समझ में आएगा तो बोलिएगा, ना तो नदी के धारा की तरह बहते चलते जाइए, घबरा जाएगा फिर। वास्तव में जो है होमो वंश का नाम है, जाति सेपियंस है, और लीन वास्तव में लिनियस का ही शॉर्ट फॉर्म है। इसका अर्थ यह है कि सबसे पहले लिनियस इस जाति को होमो सेपियंस नाम से पुकारा। क्लियर है पॉइंट? आगे आ जाइए, क्या कह रहा है। हम्म ठीक है, अगला देखिए क्या कह रहा है। कुछ धारी के वैज्ञानिक नाम। मनुष्य, मनुष्य का वैज्ञानिक नाम बताइए। होमोसेपियंस है। मेढक का वैज्ञानिक नाम राना टिग्रीना है। यानी होमो क्या होगा और सेपियंस क्या होगा, जाति होगा। राना क्या होगा और टिग्रीना क्या होगा। सब वैज्ञानिक के नाम लिखेला जरूरी ना है। बिल्ली का वैज्ञानिक नाम फेलिस डोमेस्टिका। कुत्ता का वैज्ञानिक नाम, गाय का वैज्ञानिक नाम क्या है, बोस इंडिकस। मक्खी का वैज्ञानिक नाम मस्का डोमेस्टिका। देखिए, मनुष्य का होमोसेपियंस, मेढक का राना टिग्रीना, बिल्ली का फेलिस डोमेस्टिका, कुत्ता का कैनिस फैमिलियरिस, गाय का बोस इंडिकस, मक्खी का मस्का डोमेस्टिका, आम का मैंगी फेरा इंडिका, धान का ओराइजा सटिवा, गेहूं का टेटिकम अस्टिवम, मटर का पाइसम सटिवम, चना का छोड़ देना है। जब इतना धरा जाएगा तो चना गड़बड़ा जाएगा। साइसर अरेस्टिनम करिए लिए, साइसर अरेस्टिनम। सरसों का ब्रासिका और कैम्पेस्ट्रिस। आगे आ जाइए, कोशिका विज्ञान। छोटा सा एक चर्चा करते हैं हम लोग। चर्चा क्या करते हैं तो थोड़ा सा एकदम संक्षिप्त में हम लोग जाएंगे। दुनिया में पहले पोप का राज चलता था। जो धार्मिक व्यक्ति सब थे, पोप का राज चलता था। कोपरनिकस पहली बार कहा था ना, पाइथागोरस ऐसे सबसे पहले कहा कि पृथ्वी गोल है। उस पाइथागोरस का पृथ्वी गोल है सबसे पहले। कोई क्वेश्चन पूछेगा सबसे पहले कौन कहा कि पृथ्वी गोल है, लेकिन उससे पहले कोपरनिकस कहा था कि पृथ्वी गोल है। तो पोप का राज चलता था। पोप बुलाया कि सुनो सुनो सुनो, पृथ्वी कहां से गोल दिखता है। पोप कहता था पृथ्वी स्थिर है, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है। पृथ्वी स्थिर क्यों है, तो आदमी पापी है, मनुष्य सब पापी है, पाप के बोझ से पृथ्वी दबा हुआ है, इस वजह से पृथ्वी स्थिर है, पाप से खाली, और सूरज इसका चक्कर लगाता है। पोप कह रहा। और कोपरनिकस कहा कि ना, पृथ्वी जो है ना सूरज के चक्कर लगाता है। पहली बार कह रहा है इसे बात। कहा कि सोच लो, कहा तुम कह रहा है ऐसे, किसके सामने कह रहा है ऐसे। 8 दिन का समय है, कैलकुलेशन देख लो पहले बढ़िया से। फिर कहा कोपरनिकस के हम कंफर्म है, मेरा कैलकुलेशन हुए है कि पृथ्वी चक्कर लगाता है सूर्य के, सूर्य स्थिर है। 8 दिन के बाद इसको फांसी दे दिया पोप, मृत्यु दंड का सजा। का है, कहा कि झूठ बोल रहा है। पोप का चलता था। उस समय किसी का तबीयत खराब होता था, पोप के पास जाइए, पानी छीट दिया, पढ़ दिया, हो गया। अगर गांव मान के चलिए कोई पूरा डायरिया हैजा फैल गया तो कहता था कि गांव पूरा पाप किया है, भुगतो सब। ईश्वर का दंड, ईश्वर का डंडा जब चलता है तो दिखाई नहीं देता, भुगतो। और उसी समय मान के चलिए इंजेक्शन वगैरह देने से ठीक हो गया, तो धीरे धीरे पोप में 2 गो वैरायटी बन गया, एगो परिवर्तन, एगो बिना परिवर्तन। समझ गए? तो देखा कि इंजेक्शन से ठीक हो जा रहा है जी, तो कह रहा कि पोप के पास नहीं जाएंगे, इंजेक्शन के पास जाएंगे। समझ सकते कितना पॉपुलर था। तो पहले मानता था कि सब देवता के संतान है, देवता के संतान है धरती पर सब, कि देवता एक मानव का रचना किया। वो कहा था कि धरती पर कि देवलोक में जितना भी है सब फल फूल खाना, लेकिन एगो फल को मना कर दिया था पेड़ का, ये फल को नहीं खाना है। और रचना तो कर दिया था मानव के, लेकिन बिना बताए, बिना पूछले वो वाला चुपे खा गया। कहा कि तू अब देव लोक में रहने लायक नहीं है, जाओ धरती लोक में। धरती लोक पर भेजा, उसी से सब उत्पन्न संतान 1 2 से 4 होते जा रहा है। देवता का सब संतान है, देवता सृष्टि रचना की ऐसे कहता है, लेकिन साइंस कहता कि ना,
साइंस कहता है कि पृथ्वी पर सबसे पहले कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन का आविष्कार हुआ। सूर्य का प्रकाश पड़ा, न्यूक्लिक एसिड बना, और न्यूक्लिक एसिड जो बना, न्यूक्लिक एसिड आनुवंशिक पदार्थ बना। न्यूक्लिक एसिड से फिर डीएनए आरएनए का निर्माण हुआ, और डीएनए आरएनए से फिर बन गया सेल, कोशिका का निर्माण हुआ। कोशिका से फिर उत्तक बना, उत्तक से अंग बना, अंग से अंग तंत्र बना, अंग तंत्र से शरीर, शरीर से जनसंख्या, जनसंख्या से समुदाय, समुदाय मिलकर पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण किया। इस प्रकार जीव का विकास हुआ। समझ में? नहीं है समझ में? आ गया। तो हम लोग देखिए, किसी भी जीव का विकास के लिए इस सीक्वेंस से गुजरता है। कोई भी जीव में सेल होता है जरूर, कोशिका। दुनिया का समस्त जीव कोशिका से मिलकर बना अपवाद है एगो विषाणु, जिसमें कोशिका यहां तक विकास में चला। सेल के बाद जो उत्तक की बारी आया तो वायरस में उत्तक बनबे नहीं किया, यानी यहीं तक सिमट के रह गया वायरस। यहां से चला, यहीं तक रह गया। तो किसी भी जीव का कार्यात्मक संरचनात्मक इकाई यूनिट क्या है? कोशिका है। लेकिन अपवाद में कौन है? वायरस। उसमें कोशिका नहीं है, माने सेल नहीं डेवलप हो पाया, खाली डीएनए और आरएनए यहीं तक सिमट गया। मैंने ध्यान किया, सेल नहीं था, डीएनए आरएनए यहीं तक रह गया, आगे बढ़वे नहीं किया विषाणु में। हो सकता है आगे बढ़े, कोरोना जैसा खतरनाक विषाणु आया है, हो सकता है इससे भी खतरनाक का कहे कि हम उत्तक तक बनाएंगे, लेकिन अभी तक विषाणु में कोशिका नहीं पाया। तो दुनिया के समस्त जीव के कार्यात्मक संरचनात्मक फंक्शनल एवं स्ट्रक्चरल यूनिट क्या है? कोशिका है, सेल है। अपवाद में क्या है? ये हम लोग कोशिका के चर्चा करने जा रहे हैं। कोशिका, कोशिका विज्ञान में पहले आ जाइए। अब देखिए, मान के चलिए एक पैरामेशियम चप्पल के आकार का है, प्रोटोजोआ संघ का पैरामेशियम एक जीव है। ये एगो कोशिका है। कोशिका में केंद्रक होता है, और केंद्रक में केंद्रक द्रव होता है। सबसे मेन कोशिकांग कोशिका का जो अंग होता है केंद्रक होता है, जो समस्त कोशिकीय गतिविधि पर नियंत्रण करता है। कोशिका का सबसे बाहरी जो परत होता है, कोशिका भित्ति कहते हैं, ये होता है पादप ऊतक में सबसे बाहरी। सबसे बाहरी के बाद कोशिका झिल्ली होता है। सबसे बाहरी हो गया कोशिका भित्ति, और दूसरा बाहरी हो गया कोशिका झिल्ली। जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाया जाता, डायरेक्ट कोशिका झिल्ली होता है। और पादप कोशिका में कोशिका भित्ति भी पाया जाता है, कोशिका झिल्ली भी पाया जाता है। यानी कोशिका भित्ति और केंद्रक के बीच में ये क्या है? कोशिका झिल्ली है। कोशिका भित्ति और केंद्रक के बीच में क्या है? कोशिका झिल्ली है। समझ में? तो कोशिका झिल्ली कोशिका का एक अंग है, कोशिकांग है। पादप कोशिका का सबसे बाहरी भाग कोशिका भित्ति है। इसका काम है पौधा जो कोशिका का आकार देना, स्ट्रक्चर बनाना, बाहरी आघात से रक्षा करना, सुरक्षा देना। कोशिका झिल्ली कौन पदार्थ अंदर से बाहर जाएगा, कौन बाहर से अंदर जाएगा, ये तय करेगा कौन? कोशिका झिल्ली। समझ में? इसमें भी बहुत सारा कोशिका में अंग है, जैसे आपका माइटोकॉन्ड्रिया है, लाइसोसोम है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अंतःप्रद्रव जालिका है, गोल्जी का है। कोशिका में बहुत सारे अंग है कोशिका। समझ में? चलिए आइए आगे। पहला पॉइंट में आ जाना है, क्या से पढ़ेंगे तभी टिक लगाइए सब ना, कोई जरूरी है ना है। कोशिका द्रव देखिए, कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है। एगो क्वेश्चन आपको याद रखना है। दूसरा क्या है? कोशिका में केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच में रहता है। याद करिए, अभी तुरंत बनाए थे। केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच में रहता है क्या? कोशिका द्रव। कोशिका झिल्ली है, ये केंद्रक है, ये क्या है? कोशिका, कोशिका द्रव है। समझ में? केंद्रक द्रव, केंद्रक में भी तो द्रव है। यह कोशिका के केंद्र के अंदर रहता है। जीव द्रव का 90% भाग 4 गो तत्व से बनता है। जीव द्रव का सबसे ज्यादा क्या है? ऑक्सीजन है। उसके बाद क्या है? कार्बन है। आगे आ जाइए। जीव द्रव का लगभग 80% भाग तो पानी है। जीव द्रव में अकार्बनिक और कार्बनिक यौगिक का अनुपात क्या है? 81:19 है ना।
आ जाइए अब कोशिका फिर से। कोशिका जीवन का सबसे छोटा कार्यात्मक और संरचनात्मक इकाई है, यूनिट है। कोशिका के अध्ययन के विज्ञान को साइटोलॉजी कहा जाता है। कोशिका शब्द का पहली बार प्रयोग रॉबर्ट हुक किया था। कब? 1665 में किया था। कोशिका का खोज किया रॉबर्ट हुक 1665 में। उधर बॉक्स की जरूरत नहीं है। जो रॉबर्ट हुक खोजा था ना, ये मरा हुआ कोशिका खोजा था, और रॉबर्ट हुक 1665 में किया था। इन्हें कॉर्क से कोशिका का खोज किया था। पेड़ पौधा का जो बाहरी छाल होता है, मरा हुआ होता है, उससे कॉर्क कैम्बियम से ही खोज किया था रॉबर्ट हुक, मृत कोशिका का खोज। लिवेन हॉक ने 1674 में सबसे पहले जीवित कोशिका का खोज किया। सबसे पहले जीवित कोशिका का खोज कौन किया है? लिवेन हॉक किया। आगे आ जाइए। सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा गैलेक्टिकमा होता है। सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका तंत्र की कोशिका है। सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडे की कोशिका। सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडे की कोशिका। सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका तंत्र का कोशिका। क्लियर है? तंत्रिका तंत्र माने मस्तिष्क वाला कोशिका। आगे आ जाइए कोशिका सिद्धांत। कोशिका सिद्धांत में आ जाइए। क्या कह रहा है? कोशिका का जो सिद्धांत है वो 1838-39 में दिया है स्लाइडेन और स्वान। याद रखना, स्लाइडेन और स्वान कोशिका सिद्धांत दिया है। इन लोग क्या कहे से देखिए। कोशिका सिद्धांत के मुख्य बात इस प्रकार है। इन लोग क्या दिया है सिद्धांत? इन लोग कहा ना कि सभी जीव कोशिका और कोशिका उत्पाद से बने हैं। कौन कह रहा? स्लाइडेन स्वान। कि दुनिया का कोई भी जीव कोशिका से कोशिका के उत्पाद से बना होता है। आगे देख लीजिए। कोशिका दो प्रकार का होता है, प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक। ये डेवलप कोशिका है कि अनडेवलप? अनडेवलप है, अविकसित है। और ये डेवलप है, विकसित कोशिका है। अपवाद में है कोशिका सिद्धांत के। कौन है? विषाणु है। आगे प्रोकैरियोटिक कोशिका आ जाइए। एक कोशिका जीवाणु, नीलहरी शैवाल, माइकोप्लाज्मा में मिलते हैं। सभी प्रोकैरियोटिक कोशिका में भित्ति होती है जो कोशिका झिल्ली से घिरे होते हैं। आगे आ जाइए। इसमें कोई स्पष्ट केंद्रक नहीं पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक में कोई स्पष्ट केंद्रक नहीं पाया। आगे देख लीजिए। इतना कम नहीं है प्रोकैरियोटिक के बारे में। अधिकांश जो प्रोकैरियोटिक कोशिका है जो डेवलप नहीं है, अधिकांश कोशिका विशेषकर जीवाणु कोशिका में एक जटिल रासायनिक कोशिका का आवरण मिलता है जो अविकसित है, प्रोकैरियोटिक है। आगे देख लीजिए। अब कोशिका भित्ति देख लीजिए। आप पढ़े हैं कि कोशिका भित्ति को, जो कोशिका भित्ति है कोशिका के आकार को निर्धारित करता है कि कौन शेप में रहेगा। आगे देख लीजिए। कोई जरूरी नहीं है। ये सब जो है ना आगे बॉक्स में ऑलरेडी मिलेगा, अंतर करिएगा तो। अब डायरेक्ट यूकैरियोटिक पढ़ लीजिए, बाकी दोनों में अंतर करके भी जो बच जाएगा वो पढ़ लेंगे। देखिए यूकैरियोटिक कोशिका, इन कोशिका में दोहरा झिल्ली के आवरण होता है और केंद्रक भी रहता है। डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन के संयुक्त होने से बनी क्रोमैटिन तथा इसके अलावा केंद्रिका भी होता है। डेवलप है, सब कुछ है।
आइए प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में अंतर क्या है, अंतर समझ जाएंगे तो दोनों के बारे में भी समझ जाएंगे। देखिए अंतर क्या है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर। कोशिका भित्ति देखिए सेलुलोज की बनी होता है किस में, यूकैरियोटिक में, और प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट के बना होता है किस में, प्रोकैरियोटिक में। माइटोकॉन्ड्रिया नहीं रहता प्रोकैरियोटिक में, जबकि यूकैरियोटिक में रहता है। राइबोसोम 70 इस प्रकार का होता है जो प्रोटीन बनता है, और जबकि यूकैरियोटिक में 80 इस प्रकार की, ज्यादा डेवलप है वो। गोल्जी का है जिसको यातायात प्रबंधक कहते हैं, प्रोकैरियोटिक में नहीं रहता है, जबकि यूकैरियोटिक में रहता है। केंद्रक झिल्ली नहीं रहता प्रोकैरियोटिक में, जबकि यूकैरियोटिक में रहता है। अंतर देख रहे हैं, लाइसोसोम प्रोकैरियोटिक में नहीं है, जबकि यूकैरियोटिक में है। आगे आ जाइए, केंद्रिका प्रोकैरियोटिक में नहीं है, जबकि यूकैरियोटिक में है। लिंग प्रजनन प्रोकैरियोटिक में नहीं पाया जाता, जबकि यूकैरियोटिक में पाया जाता है। कोशिका विभाजन अर्धसूत्री प्रकार का होता है प्रोकैरियोटिक में, जबकि कोशिका विभाजन यूकैरियोटिक में अर्धसूत्री और समसूत्री दोनों प्रकार का होता है। आगे हम लोग कोशिका विभाजन पढ़ेंगे, उससे पहले कोशिका के कुछ अंग देख लीजिए। कोशिका भित्ति समझाए थे एगो पिक्चर बना के, थोड़ा सा बताए थे ना। यह केवल पादप कोशिका में पाया जाता है कोशिका भित्ति, यह सेलुलोज का बना होता है कोशिका भित्ति। क्या करता है, तो कोशिका का निश्चित आकृति और आकार बनाए रखने में सहायता करता है। आगे जी कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली समझाए थे अभी। इसका मेन काम है कोशिका के अंदर जाने वाले पदार्थ और अंदर से बाहर आने वाले पदार्थ का निर्धारण करना कि कौन जाएगा अंदर से बाहर और बाहर से अंदर जाएगा। अभी समझ में आया था ना जी, कोशिका झिल्ली दिखाए थे आप लोग के, कोशिका भित्ति के बाद था। अगला देखिए क्या कह रहा है, कह रहा कोशिका झिल्ली लिपिड की बनी होती है, होगा कोशिका झिल्ली लिपिड माने वसा की बनी होती है। क्लियर है कि नहीं है, क्लियर हुआ। आगे आ जाइए, आगे आ जाइए। अंतःद्रव प्रजालिका, नहीं टिक लगाना है। राइबोसोम आइए, हाँ कौन नोट क्या इसमें ना, और भी मिलेगा, 3-4 बार ही मिलेगा ये सब टॉपिक। राइबोसोम मिलेगा अलग कर करके देखिएगा। राइबोसोम आइए, खोज किया इसका रॉबिन्स और ब्राउन, खाली ब्राउन याद रखिए पकड़ा जाएगा, लेकिन इहो नहीं याद रखिए, खाली ये गोजी पेलाटे। राइबोसोम का खोज कौन किया है, ये क्या है, तो कोशिका का एगो भाग है, कहीं कोशिका में ही कोशिकांग है। आगे देख लीजिए, यह प्रोटीन संश्लेषण के लिए उपयुक्त स्थान प्रदान करता है। कोशिका में जो प्रोटीन चाहिए विकास डेवलप के लिए, तो प्रोटीन संश्लेषण माने निर्माण कौन करता है, राइबोसोम। जहाँ सीमेंट का उत्पादन होता है क्या कहते हैं, सीमेंट फैक्ट्री। मलाई बर्फ का होता है मलाई बर्फ फैक्ट्री। तो जहाँ प्रोटीन का उत्पादन हो रहा है प्रोटीन फैक्ट्री, अर्थात यह प्रोटीन का उत्पादन स्थल है, इसलिए प्रोटीन का फैक्ट्री कहते हैं। क्लियर है, आगे आ जाइए। पॉइंट क्लियर हुआ, आगे आ जाइए। 70-80 तो पहले ही क्लियर हो चुका है। कर स्तनधारी के लाल रुधिरकण भी एक प्रकार का कोशिका है ना, आरबीसी कोशिका ही तो है, उसमें राइबोसोम नहीं पाया जाता। क्लियर, आरबीसी कण द्वारा प्रोटीन विश्लेषण नहीं होता, जब रहबे नहीं करेगा राइबोसोम तो कैसे बनेगा। आइए माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया क्या है गुरुजी, तो वही है
जैसे राइबोसोम में कोशिका का एगो अंग, उसी प्रकार से माइटोकॉन्ड्रिया भी कोशिका का एगो अंग है, कोशिकांग कहलाएगा। इसका खोज अल्टमैन किया है। बेंडा इसका नामकरण माइटोकॉन्ड्रिया किया है। ये कोशिका का श्वसन स्थल है, कौन? माइटोकॉन्ड्रिया। आगे देख लीजिए, ऊर्जा युक्त कार्बनिक पदार्थ जो कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, ये सब पदार्थों का जो ऑक्सीकरण होता है कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, जिससे काफी मात्रा में ऊर्जा प्राप्त होता है। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्ति केंद्र, पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं। क्लियर हुआ? किसको? माइटोकॉन्ड्रिया को। पॉइंट क्लियर हो गया वहां तक? आगे आ जाइए। नोट, डीएनए मुख्यतः केंद्रक में पाया जाता है। कोई पूछेगा डीएनए कहाँ पाया जाता है? केंद्रक में। डीएनए मुख्यतः केंद्रक में पाया जाता है, लेकिन केंद्रक के अलावे माइटोकॉन्ड्रिया हरित लोक में भी पाया जाता है। आगे आ जाइए, गोल्जी का। इसका खोज कैमिलो गोल्जी किया था। कैमिलो गोल्जी खोज किया है ना। कैसे जी, क्या करता है गोल्जी का कोशिका में? उस सब तो एगो ऊर्जा का उत्पादन कर रहा था, पावर हाउस ऑफ सेल था, एगो प्रोटीन बना उत्पादन कर रहा था, इसलिए प्रोटीन का फैक्ट्री था। ये क्या काम करता? जैसे मान के चलिए कोशिका है, इसमें एगो कोई यहाँ केंद्रक है, एक में कोशिका द्रव चारों तरफ है, यहाँ से कोई पदार्थ यहाँ निकलना चाह रहा है, यहाँ जमा किया जमा किया जमा लेके बड़का थैला बना लिया, ले करके कोशिका द्रव के माध्यम से यहाँ पहुँचा दिया, यहाँ से यहाँ पहुँचा दिया, यहाँ से यहाँ पहुँचा दिया, यहाँ से यहाँ पहुँचा दिया, तो लाने ले जाने का काम करता है पोटिका के रूप में। इसलिए उसको यातायात प्रबंधक कहते हैं, ट्रैफिक पुलिस कहते हैं कोशिका का, सेल का। किसको? गोल्जी का को। देखिए, यातायात प्रबंधक कहते हैं। आगे आ जाइए। क्लियर हो गया ना पॉइंट? लाइसोसोम आ जाइए। कैसा जी लाइसोसोम क्या है तो देख लीजिए। कोशिका का ऐसा अंग है जिसके पास ऐसा खतरनाक एंजाइम है कि किसी भी जीव को भक्षण कर देगा। कोशिका में अगर फालतू जीवाणु चल गया तो उसको नष्ट कर देगा। कौन? लाइसोसोम का खोज कौन किया है? डी दुबे खोज किया है। आगे देखिए, श्रवणक अंग पूछेगा कौन है तो कहिएगा गोल्जी का है। श्रवणक अंग वही परिवहन कराने वाला, तो श्रवणक अंग गोल्जी का है। लेकिन लाइसोसोम में आ जाइए। लाइसोसोम में सभी प्रकार के जल अपघटनीय एंजाइम रहता है, मिलते हैं, जो अम्लीय परिस्थिति में सबसे ज़्यादा एक्टिव रहता है। एंजाइम कार्बोहाइड्रेट को, प्रोटीन को, लिपिड को आदि के पाचन में सक्षम है, सबको पचा डालता है। इसे आत्महत्या की थैली कहते हैं, सुसाइडल बैग कहते हैं। किसको? लाइसोसोम को। स्तनधारी की आरबीसी में लाइसोसोम नहीं पाया जाता। आरबीसी भी तो कोशिका है, लेकिन आरबीसी कोशिका में लाइसोसोम नहीं पाया जाता। आगे आ जाइए, लवक। कहा था कि पौधा का रंग बिरंग होने के कारण क्या होता है? लवक। आइए, लवक प्लास्टिड केवल पादप कोशिका में पाया जाता है, लेकिन आदमियों तो सर रंग बिरंग होता है। आदमी चाहे दुइये रंग का, चाहे तो गोरा ना तो काला। ज्यादा मेलानिन है काला है, कम मेलानिन है गोरा है। 3 प्रकार का होता है लवक। एक हरित लवक, अंग्रेजी भी याद रखना, क्लोरोप्लास्ट। अवर्णीय लवक ल्यूकोप्लास्ट, वर्णीय लवक क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट दोनों अंतर है, याद रखिएगा। पहले हरित लवक देखिए, क्लोरोप्लास्ट हरा रंग का होता है, क्योंकि इसके रंग हरे रंग का एक वर्णक पदार्थ होता है क्लोरोफिल। तो क्लोरोप्लास्ट के पास एगो क्लोरोफिल होता है, इस हरा, इसलिए हरा दिखता है। इसकी सहायता से पौधा प्रकाश संश्लेषण करता है, क्लोरोफिल की उपस्थिति में भोजन बनाता है। इसलिए हरित लवक को पौधा का कोशिका का रसोई घर कहते हैं। किसको? किसको? हरित लवक। हरित लवक को क्लोरोप्लास्ट की क्लोरोफिल, क्लोरोप्लास्ट को। आगे जाइए, इसमें राइबोसोम पाया जाता है। आगे देख लीजिए क्या कह रहा है इसे। क्लोरोफिल में मैग्नीशियम, मैग्नीज, लोहा और तांबा पाया जाता है।
सबसे अगर सब ऑप्शन में एगो लेना है तो मैग्नीशियम लीजिए। क्लोरोफिल में कौन धातु? पत्तियों का रंग हरा क्यों होता है? पत्ती का रंग हरा क्यों? क्लोरोफिल के कारण। लेकिन पीला क्यों? कैरोटीन के कारण। आ जाइए अवर्णीय लवक ल्यूकोप्लास्ट। अवर्णीय लवक एकर कोई रंग नहीं है। हरित लवक था हरा रंग के, यह रंगहीन होता है, एकर कोई रंग नहीं होता। पौधा के वैसा जगह पर पाया जाता है जहाँ सूर्य के प्रकाश कभी नहीं पहुँचता है, जैसे मिट्टी के अंदर जड़ में, जैसे कि जड़ में, भूमिगत तना में। भोज पदार्थ का संग्रह करने वाला, स्टोर करने वाला ये लवक है अवर्णीय लवक। यानी इनमें मंड, स्टार्च, वसा और प्रोटीन कणिका का संग्रह होता है, स्टोरेज होता है। किसमें? ल्यूकोप्लास्ट, अवर्णीय लवक। कहता भूमिगत तना का रंगहीन होना, बिना कोई रंग के होना, ल्यूकोप्लास्ट अवर्णीय लवक के कारण। तीसरा है वर्णीय लवक, अंग्रेजी है क्रोमोप्लास्ट। ये रंगीन लवक है। रंगीन माने एक एक रंग, रंग बिरंग, जो प्राय लाल, पीला और नारंगी रंग के होते हैं। पौधा के रंगीन भाग में पाया जाए। जैसे फूल में देखिए, एक एक फूल में पीला भी है, काला भी है, लाल भी है ना, है तो कौन लवक के कारण? वर्णीय लवक। फल भी, बीज का भी रंग देखिए अलग अलग, वर्णीय लवक। कहता फल फूल रंग बिरंग होने के कारण क्या? वर्णीय लवक, क्रोमोप्लास्ट। वर्णीय लवक के बाकी भी देखिए, टमाटर में लाल रंग क्यों होता है? लाइकोपिन वर्णीय लवक के कारण। गाजर का लाल रंग क्यों होता है? चुकंदर का लाल रंग क्यों होता है? विटामिन के कारण। अगर टमाटर का लाल रंग लाइकोपिन नहीं लिखा है तो कैरोटीनाइड लिखा रहता है। क्या लिखा रहता है? कैरोटीनाइड। वनस्पति को पराबैंगनी किरण के दुष्प्रभाव से बचाने वाला वर्ण कौन है? हाइकोसाइनिन है, जो पराबैंगनी किरण से रक्षा करता है वनस्पति को। क्लियर है? मानव को पर्यावरण से, पराबैंगनी से रक्षा करता CFC, ओजोन लेयर, ओजोन लेयर। आगे आ जाइए, राजधानी जरूरी नहीं है। केंद्रक आ जाइए। कोशिका में केंद्रक सबसे महत्वपूर्ण अंग है भाई, जरूरी है। रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक का खोज किया था। कोशिका में केंद्रक कौन खोजा है? कोशिका का सबसे प्रमुख अंग होता है केंद्रक। कोशिका के प्रबंधन के समान ही काम करता है। क्लियर है? आगे आ जाइए। अगला पॉइंट में क्या कह रहा है, देखिए। इन धागे नुमा गुणसूत्र, मैंने सीधा एक केंद्रक में गुणसूत्र पाया जाता है, जो संरचना कैसा होता है? धागों के समान। प्रत्येक जाति की जीवधारी में सभी कोशिका के केंद्रक में गुणसूत्र की संख्या निश्चित रहता है, फिक्स रहता है एकदम। जैसे मानव में गुणसूत्र की संख्या कितना होता है? 23 जोड़ा, माने संख्या में 46। चिंपांजी में 24 जोड़ा, बंदर में 21 जोड़ा। गुणसूत्र की संख्या निश्चित रहता है। क्लियर है? कम बेसी है तो बीमारी है, कम बेसी तो बीमारी है। आगे आ जाइए, राइबोसोम आ जाइए। राइबोसोम अभी पढ़े थे कुछ पहले, ना पढ़े थे क्या? राइबोसोम के लिए RNA का संश्लेषण होता है, ध्यान रखिए। माने राइबोसोम RNA का संश्लेषण में भूमिका निभाता है ना। राइबोसोम के लिए RNA संश्लेषण होता है, माने राइबोसोम और RNA का दोनों का रिलेशन है। गुणसूत्रों की वंशागति का सिद्धांत सूटन बोवेर दिया था। DNA RNA आ जाइए, संरचना। DNA की अधिकांश मात्रा कहाँ पाया जाता है? केंद्रक में। लेकिन केंद्रक के अलावा कहाँ? माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लवक में पाया जाता है। क्लियर है? DNA पॉलीन्यूक्लियोटाइड होते हैं। DNA क्या होता है? पॉलीन्यूक्लियोटाइड। अब देखिए, DNA में देख लीजिए क्या से, क्षार। DNA में उपस्थित क्षार 4 प्रकार के होते हैं। DNA में कितने प्रकार का क्षार होता है? 4 प्रकार। 4 प्रकार के क्षार होता है DNA में। कौन कौन है? एडेनिन, गुआनिन, थाइमिन और साइटोसिन।
ध्यान रखिएगा। डीएनए और थाइमिन के बीच 2 हाइड्रोजन बंध बनता है, और साइटोसिन और गुआनिन के बीच 3 हाइड्रोजन बंध बनता है। डबल एडेनिन साइटोसिन गुआनिन साइटोसिन, थाइमिन और एडेनिन गुआनिन साइटोसिन, ट्रिपल डबल। क्लियर है? ये वाला याद रखिएगा जरूर। आगे 1953 ईस्वी में वाटसन और क्रिक डीएनए का द्विकुंडली मॉडल दिया, याद है? डबल हेलिक्स मॉडल दिया। इसी के लिए इसको 1962 में नोबेल पुरस्कार भी मिला। जैसे डीएनए में 4 प्रकार के क्षार है, उसी प्रकार से 4 प्रकार के क्षार आरएनए में भी होता है। बस खाली अंतर ही है कि आरएनए में थाइमिन के स्थान पर क्या होता है? यूरेसिल होता है। इसे आगे की चर्चा हम लोग अगला क्लास में करेंगे। इतना एक दिन के लिए पर्याप्त है।